दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए क्षितिज भाग 2 पुस्तक का चैप्टर 10 जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। इसी चैप्टर को हम लोग संपूर्ण व्याख्या सहित आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि किस तरह का सवाल आएगा, कहां कहां से सवाल आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका पेपर 2 में आ सकता है। ठीक है, पेपर 2 में सवाल आएगा इससे, और किस तरह का सवाल आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। और नेताजी का चश्मा जो चैप्टर है उसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। ठीक है, तो इनके बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि सवाल वहाँ पे लेखक से भी आ सकता है। ठीक है, कि स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ पे हुआ था या वो कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एकदम सही तरीके से पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्वयं प्रकाश का जन्म जो है, स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ है 1947 में और इंदौर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके तरह कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित अभी तक हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण इनके प्रकाशन हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिका परंपरा को समृद्ध करती है। ठीक है, तो देखिए हमारे जो चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने का, इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। ठीक है, नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये कहानी जो है एक तरह से देशभक्ति के ऊपर रचित है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे नेताजी का चश्मा चैप्टर। देखिए हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में, ठीक है, कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, और वैसे कुछ ही पक्का मकान जिसे बाजार कहा जा सके। मतलब कि कुछ कच्चा मकान थे और कुछ पक्का मकान थे। ठीक है, तो कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल था और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था। 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक ठो नगर पालिका भी थी। ठीक है, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती ही रहती थी।
कभी कोई सड़क पक्की करवा देती थी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए थे, कभी कबूतरों की छतरी, कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। ठीक है, तो इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी का सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है, यानी नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस जी की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। ठीक है, उसके चश्मे के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। ठीक है, जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट की ऊंची होगी। ठीक है, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर भी थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन भी लग रहे थे। ठीक है, और फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी, वो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच का चश्मा लगा दिया गया था। ठीक है, जो हम लोग अभी के समय में पहनते हैं। ठीक है, चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं, उस भाव का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा। ठीक है, मतलब पान वाले ने खुद ही अपने मुंह में पान ठूसा और वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बतीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या बात है, हवलदार साहब कुछ नहीं समझ पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए।
कोई ग्राहक आ गया तो, मतलब ग्राहक का मतलब ग्राहक, ठीक है। तो कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, मूर्ति में, अगर किसी को वो पसंद आ गया चश्मा तो उस चश्मे को कैप्टन जो है दे देता था, ठीक है, बेच देता था और वहाँ पे अपना दूसरा चश्मा लगा देता था, ठीक है। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, ठीक है। सवाल आ सकता है कि एक मतलब चश्मे वाला का क्या नाम था, ठीक है, चश्मे वाला का क्या नाम था? तो कैप्टन कहते थे उसको, ठीक है, लोग उसको कैप्टन कहते थे। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन उस चश्मे को जो है फ्रेम दूसरा चश्मा लगा देता था मूर्ति पर और उस चश्मे को बेच देता था, ठीक है। तो बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता था। वाह भाई, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, ठीक है। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी और कत्थे की डंटी फेंक पीछे मुड़कर उसके नीचे फीक थूकी, ठीक है, और मुस्कराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया, ठीक है। मतलब जो मूर्ति बनाया है वो चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाएगा, ठीक है। तो कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा या कोई कोशिश नहीं की होगी, ठीक है, और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इनके ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? तो पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्करा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता था, ठीक है। मतलब कैप्टन की दुकान भी नहीं थी, वो फेरी लगाता है, ठीक है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया
कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, ठीक है, और काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर चश्मा होता, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठ गए और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि आंखें चीखे, ठीक है, कुछ ऐसा देखा कि चीखे। रोको, जीप की स्पीड, ठीक है, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा देखा, ठीक है, चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हुए और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर। अब मैं आपको बताता हूँ कि सवाल कैसा आएगा। देखिए, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये यहाँ से लेकर, ठीक है, और यहाँ तक आपका वहाँ पे पैराग्राफ दे देगा, ठीक है, गद्य खंड गद्य दे देगा, यहाँ पे इतना छोटा सा पैराग्राफ दे देगा और सवाल इसी से पूछ देगा, ठीक है, सवाल इसी से पूछेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, शुरू में चलते हैं। देखिए यहाँ पे है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक दे देगा, ठीक है, और पूछेगा इसमें से कि, ठीक है, मतलब ऑप्शनल पूछेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो यहाँ पे पूछेगा कि कस्बे में लड़कों का स्कूल कितना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था, ठीक है। और वहाँ पे फिर पूछ देगा, ठीक है, इसी तरह का सवाल पूछेगा और फिर पूछेगा कि कस्बे में जो है सीमेंट का कारखाना था तो उसकी संख्या कितनी थी, ये पूछ देगा, ठीक है। और पूछ देगा कि कस्बे में कितने सिनेमा घर थे, ठीक है, वहाँ पे नगर पालिका थी कि नहीं, और इस तरह से। और फिर पूछेगा कि सबसे अंत में जब
जा रहे थे हवलदार साहब, तो मूर्ति पर किस तरह का चश्मा दिखा था उन्हें। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सरकंडे का चश्मा दिखा था। ठीक है, तो मैंने इसी तरह का ऑब्जेक्टिव सवाल का वीडियो जो है बना दिया है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वह उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रत्येक चैप्टर का। ठीक है, सभी चैप्टर का MCQ मैंने बना दिया है वहाँ पे, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, इधर का सवाल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये क्लास 10 के लिए है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब हम नए वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।